हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लासेस में हमने कार्ल मार्क्स के परिचय के ऊपर प्रकाश डाला था। किस तरह से कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन भर मजदूरों के लिए कार्य किया, पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति करते हुए अपने आधुनिक सर्वहारा वर्ग को आज़ाद देने में अपना योगदान दिया, अपनी उनकी स्थिति और आवश्यकताओं के प्रति उनको सचेत किया, उनके अपने विचारों से, अपने हर तर्क से उन्होंने लोगों को केवल स्वप्न नहीं दिखाए बल्कि उनकी व्यावहारिकता को भी स्पष्ट किया। जीवन की कठिनाइयों को अनुभव करते हुए दूसरों की सहायता करने के लिए लगातार प्रस्तुत रहे। जब कभी भी जैसे भी संभव हुआ, चाहे उनके घर पर देखें तो अक्सर करके प्रांत से, मैनचेस्टर से, लिवरपूल से, लंदन, यूरोप, अमेरिका, बहुत सारे जगह से लोग आया करते थे, मजदूर आया करते थे और उनसे उनकी अपनी समस्याएं रखते हुए उनसे सलाह लिया करते थे। तो ये हमने इनके कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम कार्ल मार्क्स के विचारों पर कार्ल मार्क्स के विचारों पर प्रभाव देखेंगे। बच्चों, आपको पता है प्रत्येक विद्वान अपने युग और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उपज होता है। मार्क्स भी इसका अपवाद नहीं थे। जिस युग में मार्क्स पैदा हुए थे, यूरोप में वह काल भौतिक और तकनीकी उपलब्धियों का युग था। इस युग में यूरोप में विज्ञान का प्रभाव बढ़ रहा था और धर्म का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। यूरोप में औद्योगिकरण का विस्तार हो रहा था और धीरे धीरे उत्पादन के सभी क्षेत्रों में मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा था। इस तरह से मालिक और मजदूर दो स्पष्ट वर्ग उभर रहे थे। पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के कारण मजदूरों के संकट बढ़ रहे थे और यूरोप के कई देशों में मजदूर आंदोलन का सूत्रपात भी हो रहा था। अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संगठनों की आवश्यकता एवं एकता की नितांत आवश्यकता थी। इन्हीं परिस्थितियों में मार्क्स और एंजेल्स जैसे विचारक और व्यावहारिक समाजवादियों ने जन्म लिया। पूंजीवाद की बुराइयों का उल्लेख इससे पहले कई विचारकों ने किया था और उनसे मुक्ति पाने के लिए कई सुधार के उपाय भी बताए थे। उनके स्थान पर मार्क्स और एंजेल ने पूंजीवाद में सुधार तो बताया, लेकिन अंत की बात की। सुधार होने के बजाय यदि साम्यवादी और समाजवादी उत्पादन प्रणाली की स्थापना की जाए तो ज्यादा उचित होगा। मार्क्स ने खुद ने भी पूंजीवादी व्यवस्था के कष्टों को भोगा था, तो उनका समाजवादी चिंतन कोरी कल्पनाएं नहीं थी, वो व्यावहारिक था। पूंजीवादी सत्ताधारियों के द्वारा क्रांतिकारियों को जो पीड़ा दी जाती थी और यंत्रणा दी जाती थी, वो उन्होंने देखी थी। अपने समाजवादी विचारों के कारण उन्हें अपनी जन्मभूमि से नहीं बल्कि कई देशों से निष्कासित किया गया था। तो जो वैज्ञानिक साम्यवाद मार्क्स ने जो विश्व को महान भेंट दी है, उसके लिए कहा जा सकता है कि उनके जो विचार थे उन पर कई तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अलावा कुछ विचारों का प्रभाव भी पड़ा था, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं हीगल के दर्शन का प्रभाव। मार्क्स के विचारों पर सबसे ज्यादा प्रभाव हीगल के विचारों का था। मार्क्स ने हीगल से यह तथ्य ग्रहण किया कि विश्व की प्रकृति गतिशील है, स्थिर नहीं है, वो सतत प्रवाह की स्थिति में है। यदि इसे समझना है तो विकास की प्रक्रिया में समझा जा सकता है, और विकास आवश्यक रूप से क्रमिक और द्वंद्वात्मक तरीके से होता है, जो कि एक सीधी रेखा में नहीं होता, टेढ़े मेढ़े रूप में होता है। या यूं कहें, ये उस जहाज के समान है जो सामने से आ रही हवा के विरुद्ध संघर्ष कर रहा है। हीगल ने विकास की सारी प्रक्रिया को द्वंद्व कहा। उन्होंने कहा कि समाज की जो प्रगति है वो संघर्ष पे आधारित है। समाज का विकास है जो वो संघर्ष और तुलना से संभव है। तो सामाजिक विकास का हीगल ने एक सूत्र दिया
वाद, प्रतिवाद और संवाद। उन्होंने कहा किसी भी चीज के लिए थीसिस होती है, एंटीथीसिस होती है और फिर सिंथेसिस होती है। विकास की 3 अवस्थाएं होती है, यानी कि किसी वस्तु का प्रारंभिक रूप वाद होता है, वाद में अंतर्निहित विरोधाभास से प्रतिवाद उत्पन्न होता है जो उसके पतन का कारण बनता है। फिर वाद और प्रतिवाद दोनों में संघर्ष चलता रहता है और उनके संघर्ष से एक नई स्थिति बनती है जिसे संवाद कहते हैं, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। कुछ समय बाद जो संवाद है वो वाद की स्थिति में आ जाता है, फिर उसका प्रतिवाद पैदा होता है और अंत संवाद में होता है। उसके बाद वाद, फिर प्रतिवाद, फिर संवाद की प्रक्रिया निरंतर गतिशील रहती है और समाज का इस तरह से विकास होता रहता है। इसे हीगल का द्वंद्ववाद कहते हैं। किंतु हीगल ने द्वंद्ववाद का उल्लेख विचारों या आत्मा के क्षेत्र में किया। मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को स्वीकार तो किया, पर वैचारिक और आत्मिक द्वंद्ववाद के स्थान पे भौतिक द्वंद्ववाद का प्रतिपादन किया। हीगल आत्मा को सब कुछ मानते थे और मार्क्स ने पदार्थ को मानना शुरू किया, और मार्क्स ने फिर हीगल के आदर्शवादी व्याख्या के स्थान पर विश्व को भौतिकवादी व्याख्या प्रस्तुत की। दूसरा प्रभाव फ्रांसीसी समाजवादियों का था। मार्क्स के विचारों में फ्रांस के समाजवादी विचारों का बड़ा प्रभाव था। जैसे सेंट साइमन ने ऐतिहासिक प्रणाली को अपनाया और कहा कि औद्योगिक युग की संभावनाओं को आर्थिक आधार पर समझा जा सकता है। उनका मानना था कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन करके राजनीतिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारक है। यूं मानो कि उत्पादन के साधन ही बदल जाने चाहिए ताकि राजनीतिक परिवर्तन किए जा सकें। तो इसी तरह से मार्क्स पर फॉरियर का भी था। फॉरियर ने भी इतिहास की आर्थिक व्याख्या दी। कैबेट ने भी कहा कि साम्यवाद की स्थापना तभी संभव है जब सारे आवश्यक कार्यों पर राज्य का नियंत्रण हो। तो इससे स्पष्ट है कि मार्क्स और एंगल्स ने जब 1847 में साम्यवादी लीग की स्थापना की तो उन्होंने समाजवाद शब्द के स्थान पर साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। आपने सिद्धांत को काल्पनिक समाजवादियों के सिद्धांत से अलग रखते हुए साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की उक्ति को फ्रांसीसी समाजवादियों से और वर्ग विहीन समाज की कल्पना को सेंट साइमन से लिया। तो साइमन इस बात का प्रतिपादन करते थे कि श्रम करने वालों को ही जीवित रहने का अधिकार है। तो फ्रांसीसी समाजवादियों ने अमीर गरीब के संघर्ष पर प्रकाश डाला। मार्क्स ने उसी से मालिक और मजदूर या बुर्जुआ और सर्वहारा के संघर्ष की व्याख्या की। फिर है मार्क्स के ऊपर ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव। कार्ल मार्क्स ब्रिटेन के अर्थशास्त्रियों और समाजवादियों से भी काफी प्रभावित थे। ओवेन ने कहा था कि मानव का चरित्र परिस्थितियों की बनावट है। इसने मार्क्स के सिद्धांत को बड़ा प्रभावित किया। इसी तरह से थॉमसन या हॉजस्किन या अन्य अंग्रेज समाजवादियों ने कहा कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। इन विचारों ने ही अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की भी चर्चा की थी। अलेक्जेंडर का तो यह मत है कि मार्क्स के मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से अधिक नहीं है। यानी जो मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है जो उन्होंने, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे, वह ब्रिटिश समाजवादियों के विचारों का, उनके सिद्धांतों का, उनकी जो भी उन्होंने दिए हैं अवधारणाएं दी हैं उनसे भिन्न नहीं है। उन्हीं से मिलता जुलता है, उन्हीं पर आधारित है और यहाँ तक कि उनके अलावा और कुछ नहीं है। ये भी कुछ उनके समाजशास्त्री मार्क्स के आलोचक कहा करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि मार्क्स एक दार्शनिक और समाजशास्त्री या समाजवादी दोनों सभी तरह से काफी विकसित विचारधारा वाले महापुरुष रहे और अपने समकालीन विचारों की तरह वो भी यही मानते थे कि दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र एक सामान्य समग्र के ही अंग हैं। तो समाज के बारे में जो मार्क्स का मानना था वो इन सब के विचारों से प्रभावित था। वो कहते थे कि ये व्यक्तियों का योग नहीं है, समाज व्यक्तियों का योग नहीं है, यानी कि व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का परिणाम है। और व्यक्ति हमेशा से एक सामाजिक प्राणी रहा है, तो उसे सामाजिक क्रिया द्वारा
जीवन यापन करना पड़ता है, जीवन रहने के लिए उत्पादन करना पड़ता है, निर्माण करना पड़ता है, अपने सिद्धांतों को सत्यापित करना पड़ता है, लगातार कर्मशील बने रहना पड़ता है। तो इस प्रकार मार्क्स के समस्त विचारों पर कुछ हीगल के दर्शन के प्रभावों को देखा जा सकता है, कुछ फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव देखा जा सकता है और कुछ ब्रिटिश समाजवादियों के प्रभाव को देखा जा सकता है। इस प्रकार सामान्य उनका इस तरह से विकसित हुआ। अब इसके पश्चात हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो मैंने अभी तक आपको बताया, उसके आधार पर कार्ल मार्क्स के जीवन चरित्र की चर्चा कीजिए। तो मैंने आपको जो कार्ल मार्क्स के बारे में बताया है, कार्ल मार्क्स के जीवन चरित्र के बारे में बताया, उस पर चर्चा करें, उसके बारे में लिखें। अपने विचार ना लिखते हुए जो कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बताया है, जीवन चरित्र उनका, जो भी उनके जीवन से लेकर के उनकी रचनाएं या उनका जो भी विस्तार से आप बता सकते हैं वो बताने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न है, कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर किस किस का प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया है। हीगल के दर्शन का प्रभाव है, फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव है और ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव है। तो इस तरीके से आप अपना उत्तर दे सकते हैं। अब हम अगली क्लास में कार्ल मार्क्स के किसी सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।